हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश के गुण के बारे में। आज हम लोग समझेंगे विद्युत आवेश में क्या क्या गुण होते हैं। विद्युत आवेश के गुणों में जो प्रथम गुण है, सबसे इंपॉर्टेंट गुण, वो होता है विद्युत आवेश एक क्वांटमीकृत राशि है। तो हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि विद्युत आवेश को हम लोग क्वांटमीकृत क्यों कहते हैं। क्यों हम लोग कहेंगे कि विद्युत आवेश क्वांटमीकृत है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले क्वांटमीकृत का मतलब क्या होता है। क्वांटमीकृत को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा क्वांटम क्या है। क्वांटम का मतलब होता है किसी भौतिक राशि का सबसे छोटा संभव मान। कोई भी भौतिक राशि हो, उसके सबसे छोटे संभव मान को उस भौतिक राशि का क्वांटम कहते हैं। विद्युत आवेश का सबसे छोटा मान को कहा जाता है मौलिक आवेश। मौलिक आवेश, और इसे ई के द्वारा सूचित करते हैं। इस मौलिक आवेश को, स्मॉल ई को, विद्युत आवेश का क्वांटम कहते हैं। एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह देखा गया है कि कोई भी विद्युत आवेश हो, कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा, आवेश का निर्माण मौलिक आवेशों के मिलने से होता है। और साथ ही साथ किसी भी आवेश में मौलिक आवेश जब भी रहेंगे तो कंप्लीट फॉर्म में रहेंगे। किसी आवेश में मौलिक आवेश टुकड़े के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम लोग, अगर कोई धनात्मक आवेश हो तो सबसे छोटा जो धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन का आवेश प्लस ई। एक प्रोटॉन में आवेश का एक मौलिक आवेश, मतलब आवेश का एक क्वांटम होता है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं +1 ई। अगर आवेश इससे बड़ा हो, मान लीजिए 2 मौलिक आवेश का बना हो तो +2 ई। अगर कोई धनावेश हो और ये 2 से अधिक मौलिक आवेश से बना हो, जैसे +10 ई, +70 ई, +500 ई, +1000 ई। आवेश कितना भी बड़ा होगा मौलिक आवेशों से बना रहेगा, और आवेश में मौलिक आवेशों की संख्या हर हाल में होना चाहिए पूर्णांक। 2, 10, 70, 500, 1000, ये सब पूर्णांक फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें +2.5 ई, तो ये आवेश कभी भी संभव नहीं है। +2.5 ई का मतलब हुआ 2 मौलिक आवेश, ये तो पॉसिबल है। लेकिन 0.5 का मतलब हाफ, मौलिक आवेश का टुकड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये आवेश संभव नहीं है। अगर हम कहें +11.25 ई, ये भी आवेश संभव नहीं है, क्योंकि इसमें भी मौलिक आवेशों की संख्या पूर्णांक नहीं है, फ्रैक्शन के रूप में हो गया। 11 ई ये तो संभव है, लेकिन 0.25 ये फ्रैक्शन हो गया। ऐसा अगर कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इस आवेश में मौलिक आवेश टुकड़े के रूप में भी हो सकता है, तो इसलिए ये आवेश पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हुआ कोई भी धनात्मक आवेश हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, धनात्मक आवेश का निर्माण मौलिक आवेश से होगा, और उस धनात्मक आवेश में मौलिक आवेश कंप्लीट फॉर्म में होगा, टुकड़े के रूप में नहीं होगा। अर्थात हम लोग अगर सामान्य तौर पर फॉर्मूला के रूप में लिखना हो तो लिखेंगे Q = n E, जहां n हर हाल में होना चाहिए पूर्णांक, और E हो गया मौलिक आवेश। Q = +n में n इस आवेश Q में मौलिक आवेशों की संख्या है। इसी तरह से अगर कोई ऋणात्मक आवेश हो, मान लीजिए -e, सबसे छोटा ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है,
यहां पर लिख सकते हैं -1e। हम लोग ये भी लिख सकते हैं अगर आवेश बड़ा हो -5e, आवेश थोड़ा और बड़ा हो -10e, आवेश अगर और बड़ा हुआ -10,000e। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ऋणात्मक आवेश को Q = -n, जहां n ऋणात्मक आवेश में मौलिक आवेशों की संख्या है और n हर हाल में होना चाहिए पूर्णांक। तो अगर आवेश धनात्मक आवेश है तो Q = +ne, ऋणात्मक आवेश हो तो Q = -ne, और एक साथ दोनों के लिए लिखते हैं हम लोग -n × e। यहां ऋणात्मक आवेश में भी ध्यान देना है, n का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यहां पर ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि -7.35, ये आवेश संभव नहीं है क्योंकि इस आवेश में मौलिक आवेशों की संख्या 7.35 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये आवेश संभव नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी आवेश में मौलिक आवेशों की संख्या क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो यही इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, मतलब आवेश को अपने क्वांटम से बना होता है, मौलिक आवेश से, और आवेश में मौलिक आवेश हमेशा कंप्लीट फॉर्म में रहते हैं। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, ये तो हम लोग समझ गए, Q = ±ne। जब न्यूमेरिकल बनाना होगा और न्यूमेरिकल में अगर आवेश धनात्मक दिया जाए तो कहेंगे Q = +ne, लिख के न्यूमेरिकल बनाएंगे। अगर न्यूमेरिकल में आवेश ऋणात्मक दिया रहे तो वहां लिखना होगा Q = -ne, लिख के तब न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये समीकरण जो पढ़े हम लोग, आवेश के क्वांटमीकरण होने के लिए जो समीकरण पढ़े, इस समीकरण का यूज हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में कैसे करेंगे? कभी कभी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कोई आवेश आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा बताइए यह आवेश संभव है या नहीं। तो जहां भी आवेश दिया रहे और हम लोगों को चेक करना हो आवेश पॉसिबल है या नहीं है, तो वहां पर हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? n का वैल्यू निकालेंगे, और n हर हाल में क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अगर n पूर्णांक आया तो दिया गया आवेश संभव होगा, और अगर n पूर्णांक नहीं आया, फ्रैक्शन के रूप में आ गया, तो ऐसे स्थिति में दिया गया आवेश संभव नहीं होगा। विद्युत आवेश का जो दूसरा गुण होता है कि विद्युत आवेशों के द्वारा जोड़ के या योग के बीजगणितीय नियम का पालन होता है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और उसी तरह से विद्युत आवेश भी एक अदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है तथा विद्युत आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर कभी भी विद्युत आवेशों का कोई निकाय दिया हुआ, निकाय माने समूह, और मान लीजिए विद्युत आवेशों के इस निकाय में 4 विद्युत आवेश हैं, +2 कूलम, -6 कूलम, +7 कूलम, -10 कूलम, और हम लोगों को चाहिए निकाय का कुल आवेश। तो कैसे निकालेंगे? यह नियम कहता है कि कहीं भी किसी भी निकाय का कुल आवेश अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो आपको करना क्या है कि निकाय में जितने भी आवेश हैं सभी को उनका जो चिन्ह दिया गया है उसके अनुसार हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे +2 कूलम, -6 कूलम, +7 कूलम, -10 कूलम, और ये हो जाएगा +9 -16 कूलम, और फिर यहां हो जाएगा -7 कूलम।
-7 कूलम। ये हो गया कुल आवेश -7 कूलम। तो इस तरह से कहीं भी हम लोगों को अगर किसी निकाय का कुल आवेश का कैलकुलेशन करना होगा तो क्या करेंगे, निकाय में जितने भी आवेश रहेंगे सभी को हम लोग जो बीजगणित का नियम है जो जोड़ने का, उस नियम से आवेशों को जोड़ देंगे, कुल आवेश निकल जाएगा। विद्युत आवेश का तीसरा गुण होता है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब हुआ नियत रहना। कोई भी निकाय विलगित होना चाहिए। विलगित को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोलेटेड। समझना है हम लोगों को विलगित निकाय का मतलब क्या होगा। कोई भी निकाय हो, यहां जो विलगित जो नाम दिया गया है तो ये विद्युत आवेश के लिए विलगित। विद्युत आवेश के लिए विलगित का मतलब हुआ ऐसा निकाय जिसमें बाहर से कोई भी आवेश निकाय के अंदर ना आए और निकाय के अंदर से कोई भी आवेश निकाय के बाहर न जाए, ऐसे हम लोग निकाय को क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहेंगे। तो अगर निकाय विलगित हुआ तब निकाय का कुल आवेश एक बार जितना हो गया हमेशा उतना का उतना ही रहेगा, निकाय के कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आगे हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूरेनियम 238। यूरेनियम का एक नाभिक हो गया, ये 92 परमाणु संख्या है यूरेनियम का, और 238 यूरेनियम का द्रव्यमान संख्या है। जब यूरेनियम 238 का एक नाभिक टूटेगा और टूट के थोरियम के एक नाभिक का निर्माण करेगा, थोरियम 234। यहां पर एक अल्फा कण का निर्माण होता है, एक अल्फा कण का निर्माण होता है। तो यूरेनियम का एक नाभिक टूट के थोरियम के नाभिक में रूपांतरित होगा, एक अल्फा कण का निर्माण होगा। अल्फा कण कहते हैं हीलियम परमाणु के नाभिक को या हीलियम प्लस प्लस आयन। हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक में अगर 2 प्रोटॉन हुए तो बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हीलियम के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए यहां से, अब हीलियम का परमाणु का जो कुल आवेश हुआ, कुल आवेश प्रोटॉन का आवेश, एक प्रोटॉन का प्लस ई तो 2 प्रोटॉन का प्लस 2e, और एक इलेक्ट्रॉन है माइनस ई, एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई आवेश, तो कुल आवेश यहां होगा प्लस 2e माइनस ई प्लस ई के बराबर। मतलब हीलियम के परमाणु पर एक प्रोटॉन के बराबर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और अगर हीलियम से दूसरे परमाणु को भी निकाल दें तो अब हीलियम का केवल नाभिक रह गया जहां आवेश 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर हो जाएगा, इसे कहेंगे He++ आयन। तो हीलियम प्लस प्लस आयन कहें या हीलियम परमाणु का नाभिक कहें, इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा कण। तो यहां पर जब एक अल्फा कण का निर्माण होगा, इस प्रक्रिया में, इस घटना में पूरे निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, संरक्षित रहता है। यूरेनियम नाभिक के टूटने के पहले कुल आवेश अगर हम लोग निकालें तो यहां पर टूटने एक यूरेनियम के नाभिक में
92 प्रोटॉन होते हैं। एक प्रोटॉन का आवेश प्लस ई, तो 92 प्रोटॉन का आवेश प्लस 92 ई। उसी तरह से बाद में यूरेनियम के नाभिक जब टूट गया तो इसके बाद एक प्रोटॉन पर प्लस ई थोरियम के परमाणु के नाभिक में 90 प्रोटॉन होते हैं, तो 90 प्रोटॉन पर आवेश प्लस 90 ई। और अल्फा कण 2 प्लस आवेश है, तो प्लस 2 ई, और टोटल हो गया प्लस 92 ई। तो अगर हम यूरेनियम, थोरियम और इसके बाद अल्फा कण, ये पूरी घटना को एक विलगित निकाय के अंदर होता हुआ हम लोग माने, तो यूरेनियम के नाभिक के टूटने के पहले भी कुल आवेश प्लस 92 ई और बाद में भी कुल आवेश प्लस 92 ई, मतलब यहां निकाय का कुल आवेश संरक्षित रह रहा है, संरक्षित रहता है। एक और एग्जांपल, आगे रेडियो सक्रियता की पढ़ाई जब करेंगे हम लोग, तो वहां पर एक और घटना हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसे नाभिक होते हैं जो अस्थायी होते हैं, और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन टूट के, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन टूटता है और टूटने के बाद प्रोटॉन में रूपांतरित हो जाता है, और साथ ही साथ एक बीटा कण या वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। बीटा कण या इलेक्ट्रॉन, हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन को बीटा कण नहीं कह सकते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण कहा जाता है। तो यहां न्यूट्रॉन टूटेगा प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, तो टूटने के पहले न्यूट्रॉन पर आवेश 0 के बराबर होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और टूटने के बाद प्रोटॉन का आवेश प्लस ई और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई, कुल आवेश यहां भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग अभी क्या देंगे, कोई भी निकाय अगर विलगित हो तो विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश का मान हमेशा संरक्षित रहेगा। एक बार कुल आवेश का मान जितना हो गया, समय चाहे कुछ भी हो, बाद में भी कुल आवेश का मान उतना ही का उतना ही रहेगा। अभी हम लोग पढ़े कि विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसी को कहते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। तो विद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें हम लोग देखेंगे। कोई भी निकाय विलगित हो तो विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहेगा, लेकिन विलगित निकाय के अंदर आवेशित कणों की संख्या नियत नहीं रहती है। जैसे अभी जो हम लोग 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं, यूरेनियम 92 का नाभिक है, यहां द्रव्यमान संख्या 238, यहां पर केवल एक आवेशित कण है, यूरेनियम 238 का नाभिक। ये जब थोरियम में रूपांतरित होगा, थोरियम 234, 90 और एक अल्फा कण का निर्माण होगा। इस एग्जाम्पल में ध्यान देना है, नाभिक के टूटने के पहले आवेशित कणों की संख्या यहां केवल 1 है, लेकिन टूटने के बाद आवेशित कण 1 यहां और 1 यहां, कितने हो गए, 2 हो गए। मतलब निकाय का कुल आवेश तो नियत रह गया, लेकिन आवेशित कणों की संख्या में परिवर्तन हो गया। मतलब निकाय के अंदर आवेशित कणों की संख्या नियत नहीं है। इसी तरह से
जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और बीटा कण या इलेक्ट्रॉन में जब रूपांतरित होगा, तो यहां भी हम लोग को ध्यान देना है, न्यूट्रॉन ये उदासीन कण है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न धन आवेश न ऋण आवेश। तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, मतलब न्यूट्रॉन के टूटने के पहले नाभिक के अंदर कोई भी आवेशित कण नहीं है, लेकिन टूटने के बाद यहां दो आवेशित कण होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आवेशित कणों की संख्या यहां भी नियत नहीं है। यूनिवर्स को विलगित निकाय हम लोग मान सकते हैं। ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स को विलगित निकाय मान सकते हैं और यूनिवर्स का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, संरक्षित रहता है। इसके बाद एक और बहुत जरूरी बात हम लोग को याद रखना है, किसी भी निकाय के अंदर आवेश का न तो सृजन हो सकता है, सृजन मतलब निर्माण, और न ही आवेश का विनाश हो सकता है। यही कारण है कि कुल आवेश एक बार जितना हो गया हमेशा उतना ही रहता है, कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विद्युत आवेश का चौथा गुण है, कोई भी पिंड हो या कोई कण हो, उस पिंड का आवेश या कण के आवेश का मान उस पिंड या कण की चाल पर निर्भर नहीं करता है। कण या पिंड चाहे धीरे धीरे गति करे या तेजी से गति करे, एक बार पिंड पर या कण पर आवेश का जो मान हो गया, चाल बढ़ने या घटने से पिंड या कण के चाल में कोई आवेश में पिंड या कण के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चाल पर आवेश का मान निर्भर नहीं करता।